हेलो दोस्तों, आज 10 सितंबर बुधवार के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। यहीं पे भारत के नए उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। उन्हें 452 वोट मिले, जबकि विपक्षी उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट मिले। राधाकृष्णन की यह जीत बीजेपी की सियासी रणनीति को नया आयाम देती है और इसे आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप पर चुनाव आयोग के रवैये को 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने गलत ठहराया है। सीआईसी ज्ञानेश कुमार ने राहुल से हलफनामा मांगा था, लेकिन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, ओपी रावत और पूर्व आयुक्त अशोक लवासा ने कहा, सवाल उठाने वाले से जवाब मांगना चुनाव आयोग का काम ही नहीं है। आयोग को जांच करनी चाहिए थी और लोगों के सामने फैक्ट्स रखने चाहिए थे। कुरैशी ने साफ कहा, गुस्सा करना चुनाव आयोग का स्वभाव नहीं है। अगर हम होते तो जांच का आदेश देते। लवासा ने जोड़ा, आयोग ही वोटर लिस्ट का कस्टोडियन है, उस पर उठे सवाल का जवाब सिर्फ जांच से ही मिल सकता है, हलफनामे से नहीं। यहीं पे भारत को नया उपराष्ट्रपति मिल गया है। एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। उन्हें 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। जीत के लिए 391 वोटों की जरूरत थी, जो राधाकृष्णन ने आराम से पार कर लिए। खास बात यह रही कि एनडीए की संख्या से भी ज्यादा वोट राधाकृष्ण को मिले हैं, यानी कई सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। अब सीपी राधाकृष्ण देश के 17वें उपराष्ट्रपति होंगे। और इधर T20 एशिया कप 2025 के पहले ही मैच में अफगानिस्तान के ओपनर सिद्दीकुल्लाह अटल ने धमाका कर दिया। उन्होंने हांगकांग चीन के खिलाफ अर्धशतक जड़कर इस टूर्नामेंट का पहला हाफ सेंचुरी बनाया। बाएं हाथ के बल्लेबाज अटल ने 41 गेंदों पर 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 50 रन पूरे किए। ये उनका तीसरा इंटरनेशनल 50 है और एशिया कप के इतिहास में पहला। मुश्किल पिच पर उन्होंने एक छोर संभालकर अफगानिस्तान का स्कोर 100 के पार पहुंचाया और टीम को संभाला। और यही नेपाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है। देश की अलग अलग जेलों से करीब 1432 कैदी फरार हो गए हैं। सिर्फ कैलाली जेल से ही सभी 650 कैदी भाग निकले। महोतारी जिले में 572 कैदी दीवार तोड़कर फरार हो गए, जबकि तुलसीपुर जेल से 124 और सोलुखुम्बु जेल से 86 कैदी भाग निकले। 2 दिनों से नेपाल में आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन जारी हैं। हालात काबू में लाने के लिए सेना और प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए आगे आने को कहा है। और यहीं पे नेपाल में हिंसक प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। उपद्रवियों ने पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनल के घर में आग लगा दी, जिसमें उनकी पत्नी राजलक्ष्मी की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना काठमांडू के दल्लू इलाके की है, जहां आग में झुलसी राजलक्ष्मी का इलाज के दौरान निधन हो गया। इसी बीच प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के घर भी बने। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के आरोपों से भड़की भीड़ लगातार सरकारी दफ्तरों और नेताओं के घरों पर हमला कर रही है। और इधर नेपाल में लगातार हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच दिल्ली में नेपाल दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस्तीफे के बावजूद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा नेताओं और मंत्रियों के घरों तक पहुंच रहा है। इधर बिगड़ते हालात का असर दिल्ली से नेपाल जाने वाली बस सेवाओं पर पड़ा है। लाजपत नगर और मजनू का टीला से चलने वाली प्राइवेट बसें पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। फिलहाल सिर्फ कश्मीरी गेट से सरकारी बस सेवा जारी है, लेकिन यात्रियों की संख्या बेहद कम है। अगर हालात नहीं सुधरे तो यह सेवा भी बंद हो सकती है। और यही नेपाल में हालात बिगड़ गए हैं। संसद से लेकर पीएम हाउस तक प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया, आगजनी हुई और भारी दबाव के बीच प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया। राजधानी काठमांडू का एयरपोर्ट भी बंद है और भारत ने अपने नागरिकों को नेपाल न जाने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि इस आंदोलन के पीछे जेन जेड यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई युवा पीढ़ी है। ये सबसे ज्यादा टेक सेवी मानी जाती है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पली बढ़ी है। नेपाल में जब सोशल मीडिया पर रोक लगी तो इन्हीं युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा और हालात तख्ता पलट तक पहुंच गए। और इधर नेपाल में हालात बिगड़ने के कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़के प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दे दिया है। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में कर्फ्यू लगा है और अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है।
भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक नेपाल की यात्रा टाल दें। जो लोग पहले से वहां मौजूद हैं, उन्हें घर के अंदर रहने और स्थानीय अधिकारियों के आदेशों का पालन करने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने मदद के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। भारत ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और नेपाल से शांति बनाए रखने की अपील की है। और यही सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल की शक्तियों पर बड़ी बहस हुई। केरल और कर्नाटक सरकार ने कहा कि राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख होते हैं और वे मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे रहते हैं, यानी बिल को लेकर उनके पास वीटो का अधिकार नहीं है। सुनवाई के दौरान राज्यों की ओर से कहा गया कि संविधान किसी भी राज्य में चुनी हुई सरकार के साथ समानांतर प्रशासन की व्यवस्था नहीं करता। वहीं केरल सरकार ने साफ कहा कि अगर राज्यपाल किसी बिल पर मंजूरी से इनकार करते हैं तो मंत्रिपरिषद उन्हें बाध्य कर सकती है। और इधर असम के मोरीगांव जिले से चौंकाने वाली खबर, एक डॉक्टर ने सिर्फ 10 घंटे में कर डाले 21 महिलाओं के सी सेक्शन ऑपरेशन। अधिकारियों ने डॉक्टर कांतेश्वर बोरदोलोई को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि उन्होंने स्टरलाइजेशन और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि सभी केस इमरजेंसी थे और पूरी सावधानी बरती गई। उनका दावा है कि 21 में से 19 मरीज सुरक्षित घर लौट चुकी हैं। और यहीं पे यूपी के हापुड़ से सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक बहू ने अपने ही घर में चोरी करा दी, वो भी प्रेमी के साथ मिलकर। पुलिस ने जब जांच की तो शक घर वालों पर नहीं बल्कि किसी गिरोह पर था, लेकिन सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। ग्राम पिपलैड़ा की फरहीन अपने प्रेमी वाहिद संग मिलकर ससुराल की अलमारी से करीब 2 लाख रुपए नकद और 6 लाख के गहने ले उड़ी। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह है कि फरहीन शादीशुदा थी और 3 बच्चों की मां भी। पुलिस के मुताबिक चोरी के बाद दोनों भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन पकड़े जाने के बाद अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। और यहीं पे कर्नाटक के चल्लेकेरे में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी किंग और विधायक केसी वीरेंद्र पर बड़ी कार्रवाई की है। 6 सितंबर को हुई छापेमारी में अफसरों ने 21 किलो 43 ग्राम 24 कैरेट सोने की ईंटें, 10 किलो 98 ग्राम सोने की परत चढ़े चांदी के बार और करीब 1 किलो सोने के जेवर बरामद किए। ईडी का कहना है कि वीरेंद्र और उसके साथी किंग 567, राजा 567, लायन 567, प्ले 567 और प्ले 1 567 जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट्स चला रहे थे। इन साइट्स से कमाए गए करोड़ों रुपए फर्जी खातों और गेटवे के जरिए घुमाए जाते थे। और इधर बेंगलुरु की अदालत में अभिनेता दर्शन ने सुनवाई के दौरान चौंकाने वाली बात कह दी। उन्होंने जज से कहा, मुझे जहर दे दीजिए। ये मामला है रेणुकास्वामी हत्याकांड का, जिसमें दर्शन सह आरोपी हैं। दरअसल उन्होंने खुद को बेंगलुरु की जेल से बल्लारी जेल भेजने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी। हालांकि उन्हें जेल के भीतर टहलने और अतिरिक्त बिस्तर जैसी कुछ सुविधाएं जरूर दी गईं। जज ने दर्शन को फटकार लगाते हुए कहा, ऐसी बातें दोबारा मत कहिए। याद दिला दें, इस केस में दर्शन पर आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों संघ प्रशंसक रेणुकास्वामी को बंधक बनाकर प्रताड़ित किया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। और यहीं पे ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने चांदी की कीमतों को लेकर बड़ा अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू बाजार में चांदी की कीमतें अगले 6 महीने में धीरे धीरे 1,35,000 रुपए प्रति किलोग्राम और अगले 12 महीने में 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती हैं। शर्त यह है कि रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 88.5 के स्तर पर बना रहे। बता दें कि इस साल चांदी ने अब तक करीब 45% का रिटर्न दिया है। और इधर Naukri.com के सर्वे में खुलासा हुआ है कि आयकर में छूट मिलने के बाद लोग अपनी अतिरिक्त इनकम का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं। सर्वे के मुताबिक 57% लोग इसे बचत और निवेश में लगा रहे हैं, जबकि 30% लोग अपने कर्ज चुकाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा 9% लोग अपनी लाइफस्टाइल सुधारने में और 4% लोग यात्रा और छुट्टियों पर खर्च कर रहे हैं। और यहीं पे स्टर्लिंग विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को राजस्थान में 300 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए 504 करोड़ का वर्क ऑन ऑर्डर मिला है। कंपनी को इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बैलेंस ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन पैकेज का काम मिलेगा। साथ ही 220-30 केवी का पूलिंग सबस्टेशन भी कंपनी बनाएगी। और इधर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने पिछले 5 साल में 2302.54% का शानदार रिटर्न दिया है। यदि किसी निवेशक ने 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू
24 लाख रुपए से भी अधिक हो गई होती। इसी के साथ कंपनी ने सिर्फ 6 महीने में निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया और एक साल में लगभग 172% का रिटर्न भी दिया। और यहीं पे ICICI सिक्योरिटीज ने 3name इंडिया के शेयर पर पॉजिटिव आउटलुक जारी किया है और बाय रेटिंग बनाए रखी है। शेयर मार्च 2025 में अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से लगभग 22% बढ़ चुका है। मंगलवार को यह शेयर 30,755 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि दिन में यह 0.26% गिरा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें DKK न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में।